एक्सरसाइज 4 में 1 से लेकर 6, 1 to 6, 5 in Bohr series of line of hydrogen spectrum, the third line from the red end corresponds to where one of the following inner orbit jump of the electron for Bohr orbit in an atom of H. In a Bohr line of the hydrogen spectrum, the third line from the red end corresponds to where one of the following inner orbit jump of the electron for Bohr orbit in an atom of hydrogen. रेड एंड बोल रहा है, रेड एंड से थर्ड लाइन मतलब कि ये तो विजिबल रीजन का विब्योर होगा ना, तो थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड विल करस्पॉन्ड टू विच ट्रांजिशन? थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड बाल्मर सीरीज का होगा तो सेकंड पे आएगा ही आएगा। N1 तो 2 है, N1 to 2 है, और 3 से 2 जो होगा वो तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मिनिमम एनर्जी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। 4 से 2, देन 5 से 2, तो थर्ड लाइन विल करस्पॉन्ड टू 5 से 2 ट्रांजिशन। 5 से 2 ट्रांजिशन, दिल्ली इज द आंसर। पीछे 2 से 5 गलत है, चेंज कर लो उसे। 4th, the orbital angular momentum of the electron is given by under root of L into L plus 1 into H upon 2 pi. The momentum of S electron will be given by S का L वैल्यू कितना होता है? 0। S का L वैल्यू 0, तो उसका एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। 6, 7, बंद। सात से लेके 12, 7 से 12, 13 से 18, 13 से 18, 14। Uncertainty in a position of the electron moving with a velocity of 300 meter per second, accurate up to 0.001%, will be, वेलोसिटी जो दे रखा है वो 300 मीटर पर सेकेंड, और डेल्टा वी जो होगा अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी दैट इज 0.001%, मतलब 0.001 अपॉन 100 इंटू 300, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर -3। ये डेल्टा वी निकल गया। हमें पता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई होता है। P क्या होता है? M इंटू वी होता है। तो डेल्टा P क्या होगा? डेल्टा P होगा M इंटू डेल्टा वी। मास कितना दे रखा है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी। डेल्टा वी अभी भी निकाले हो कितना? 3 इंटू 10 की पावर -3। ये कितना हो गया? 3 1 जा 3, 3 9 जा 27.3 इंटू 10 की पावर -34। डेल्टा पी पता चल गया, तो डेल्टा एक्स कितना होगा? डेल्टा एक्स जो होगा वो एच है 6.625 इंटू 10 की पावर -34, डिवाइडेड बाई 4 पाई भी था, डिवाइडेड बाई 27.3 इंटू 10 की पावर -34। ये कट गया, इसको सॉल्व करो, यही आंसर। कितना आएगा सॉल्व करने से? देख लेते हैं। 6.625 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3.14 पाई का वैल्यू डिवाइडेड बाई 27.3, ये आ रहा है 0.01932।
0.01932। आंसर क्या क्या दे रखा है? तो 1.92 इंटू 10 की पावर, अगर हम यहां पर डेसिमल लेके जाते हैं तो 1.92 है, 923। 1.92 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, यही आंसर है। अठारह तक कोई दिक्कत? 16, the ionization enthalpy of the hydrogen atom is 1.312 into 10 की power 6 joule per mole. The energy required to excite the electron from n is equal to 1 to n is equal to 2 is, per mole में ही निकालना है। Ionization enthalpy of the hydrogen atom is 1.326312। देख, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता था? 13.6 Z², लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता था। ठीक, मतलब 13.6 Z² मल्टीप्लाइड बाई 23.06 किलो कैलोरी पर मोल होता था। याद है ये फैक्टर 23.06 बताया था? ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तुरंत वो किलो कैलोरी पर मोल हो जाता है। या 13.6 Z² इंटू 23.06 मल्टीप्लाइड बाई 4.2, ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल। और इसी का पूरा वैल्यू दे रखा है कितना सवाल में? सवाल में 1.312 इंटू 10 की पावर 6 जूल पर मोल। 1.316 इंटू 10 की पावर 6 जूल। जूल मतलब 10 की पावर 3 जूल पर, किलो जूल पर मोल दे रखा है। n इज इक्वल टू 1 से लेकर 2। देखो, ये सवाल को बिना ये डेटा इस्तेमाल किए भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं उसी को हम लोग इस्तेमाल करें। डेल्टा ई क्या आएगा? हमें पता है डेल्टा ई इज 13.6 Z², 1/n1²। कहां से कहां तक भेजना है? 1 से 2 तक भेजना है। 1/1² माइनस 1/2², ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है ना? 1 माइनस 1/4 कितना आएगा? 3/4। रहने दे इसे, 13.6 Z² इंटू 3/4। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम मतलब 23.06 किलो कैलोरी पर मोल मल्टीप्लाइड बाई 4.2 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल। अब इतना वैल्यू का तो आपको पता ही है, इंटू 10 की पावर 3 कर रहे हैं यहाँ पे, जूल पर मोल। अब इस वैल्यू, ये जो वैल्यू है 13.6 इंटू 23.06 इंटू 4.2 इंटू 10 की पावर 3, ये तो आपको पता ही है कितना? 1.316 इंटू 10 की पावर 6 जूल पर मोल है। 10 की पावर 6 जूल पर मोल, इतने का वैल्यू इतना है। किलो जूल नहीं, जूल पे हम लोग मान लो काम कर रहे हैं। तो इस वैल्यू को सीधा बिठा दो, 1.316 इंटू 10 की पावर 6 जूल पर मोल मल्टीप्लाइड बाई 3/4 आंसर। सीधे यही आंसर। सत्रह, 18, 19 से 23, 19 से 23, 21। Iron exhibit +2 and +3 oxidation state. Which of the following statement about iron is incorrect? ये इनऑर्गेनिक का सवाल है बेटा। ये इनऑर्गेनिक वाले सर आपको बताएंगे, है ना? इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ नहीं है। आयरन +2 और आयरन +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आयरन 26 माने 4s2 3d6। आयरन +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s0 हो गया 3d6। 3d6 में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4। 1 2 3 4 5 और 1 6। और आयरन +3 में 4s0 3d5, इसमें 5वां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और हाफ फील्ड हो गया। हाफ फील्ड वाले क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल। तो Fe2+ से Fe3+ जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो स्टेबल हो रहा है। उसी के लॉजिक पे ये सारा।
फेरस कंपाउंड आर लेस वॉलेटाइल देन करस्पॉन्डिंग फेरिक कंपाउंड। ये तो बिल्कुल इनऑर्गेनिक का सवाल है। इनऑर्गेनिक में प्रॉपर्टी, फेरस कंपाउंड आर मोर इजिली हाइड्रोलाइज्ड देन कंपाउंड्स फेरिक कंपाउंड। फेरस ऑक्साइड is more basic in nature than ferric oxide. ये भी true. Ferrous compound are relatively more ionic than the corresponding ferric compound. True. क्या आंसर ए दे रखा है? क्या है आंसर इसका? किस नंबर? बॉम्बे। पहला तो बिल्कुल प्रॉपर्टी रिलेटेड सवाल है। फेरस कंपाउंड आर मोर इजिली हाइड्रोलाइज्ड देन करस्पॉन्डिंग फेरिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक वाटर के साथ रिएक्शन जो भी है, ये इनऑर्गेनिक वाले सर से पूछिएगा, है ना? 20 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हीलियम प्लस इतना जूल पर एटम। द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम प्लस इज, मैंने वही 13.6 वाला वैल्यू आपको दे दिया है। हीलियम प्लस का 19.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18, 19.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल पर एटम। किसका? हीलियम प्लस का। क्या चीज? आयनाइजेशन एनर्जी। यही दिया है ना? The energy of the first stationary state n is equal to 1 for the lithium 2 plus। इसी के हेल्प से हम लोग निकालेंगे। हम लोग को पता है कि लिथियम 2 प्लस का जो E1 होगा, पहला शेल का जो एनर्जी होगा वो माइनस ऑफ 13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, माइनस ऑफ 13.6 Z कितना होता है लिथियम का? 3, तो यहां हो गया 9 और 1 स्क्वायर, ये होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। और ये वैल्यू दे रखा है, ऐसे समझना, 13.6 Z स्क्वायर या 13.6 इंटू 2 स्क्वायर, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आता। मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तब ये जूल पर एटम में आता। मैंने इतने का वैल्यू इतना दे रखा है सवाल में, तो हम भी यहां क्या करेंगे, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे। माइनस ऑफ 13.6 इंटू 9 इंटू 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 19 जूल पर एटम आएगा। अब देख इतने का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 4 इधर चला जाएगा, आएगा ना? तो यहां पर भी इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू कितना आएगा? माइनस ऑफ 19.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 9। आंसर 22-23 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल छोड़ दीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पता नहीं ये सब सवाल इसमें क्या डाल दिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये सवाल है 23 नंबर। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे वहां पर। चौबीस 25 एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन 2.178, wavelength of the light required to excite an electron in a hydrogen atom from level 1 to level 2 will be, सीधा सीधा करेंगे। सेम तरीका से इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो ऐसे लिख लेंगे, डेल्टा ई विल बी इक्वल टू 2.178 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हो जाएगा। और यूनिट किस में रहेगा?
जूल पर एटम में। 13.6 को जब हम लोग 1.602 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगा, जूल पर एटम में ये दिया हुआ है। तो 1 से 2 तक एक्साइट करने के लिए कितना एनर्जी की आवश्यकता होगी? 2.178 इंटू 10 की पावर -18 इंटू जेड। जेड क्या? हाइड्रोजन एटम। 1 स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। 2.178 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 3 बाई जूल पर एटम। ये एनर्जी है और ये एनर्जी हो जाएगा Hc बाई लैम्डा। यहां से निकालेंगे और क्या करेंगे, और कोई तरीका ही नहीं है। पच्चीस 26 छोड़ दो 26। सब इनऑर्गेनिक का सवाल है। हाँ 27 है, 27 किया आ सकता। 27 में भी पहला बिट आपको इनऑर्गेनिक का नॉलेज होना चाहिए। बॉम्बे कर सकते हैं हम लोग। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो और जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। जहां जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी उतना ज्यादा होगा। तो सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, सबका नंबर काउंट कर ले। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, वही डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं। आयनिक साइज, पीरियोडिक टेबल पढ़े हो। स्टेबिलिटी इन एक्वस सोल्यूशन, ये सब वही है, इनऑर्गेनिक रिलेटेड। 28 डाउट है। इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम electron make a transition from an energy level with quantum number n to another quantum number n-1. Nucleus n-1 n से n-1 पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। If n is much greater than 1, the frequency of the radiation emitted is proportional to। तो सबसे पहले तो हम लोग डेल्टा E निकाल लिए। डेल्टा E will be equal to 13.6 Z स्क्वायर। Z हो गया 1, हाइड्रोजन एटम में ही चल रहा है। 1 अपॉन n-1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। n1 हमेशा छोटा होता है, n2 हमेशा बड़ा होता है। और डेल्टा E क्या होगा? h न्यू, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड। तो न्यू विल बी इक्वल टू 13.6 अपॉन h मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। n स्क्वायर माइनस ऑफ n-1 का होल स्क्वायर। खैर ये तो कांस्टेंट है, हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल निकल जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करना है इस सवाल में। न्यू विल बी इक्वल टू 13.6 बाई h, n स्क्वायर माइनस ऑफ 2n प्लस ऑफ 2n प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई n-1 स्क्वायर n स्क्वायर। ये कट गया। तो अल्टीमेटली न्यू विल बी इक्वल टू 13.6 बाई h 2n-1 अपॉन n-1 का होल स्क्वायर n स्क्वायर। नाउ सिंस n इज मच ग्रेटर देन 1 गिवन, n इज मच ग्रेटर देन 1 गिवन, तो 2n के सामने ये 1 नेग्लिजिबल, n के सामने भी ये 1 नेग्लिजिबल। ये अप्रोक्सीमेशन यहां लेना है, इसलिए ये चीज दे रखा है। 2 तो इधर आ गया, 13.6 इंटू 2 अपॉन h, ऊपर क्या बच गया? n, और नीचे क्या बच गया? n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर एंड 4। मतलब न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n क्यूब। बॉम्बे आंसर। क्या? सी और डी आंसर दे दिया है। अल्टीमेट आदमी। IIT JEE एडवांस्ड लेवल 2 1 से लेकर 4। पहला क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं पढ़े हो तुम लोग? पढ़े हो क्लोजेस्ट अप्रोच है?
with what an alpha particle travel towards the nucleus of copper atom so that it arrive at a distance of 10 की पावर -3 मीटर। एक अल्फा पार्टिकल है, इसको कितना वेलोसिटी से भेजा जाए ताकि एक न्यूक्लियस के सामने ये पहुंचे और उसके बीच का डिस्टेंस हो जाए 10 की पावर -3 मीटर। ऑब्वियसली इस अल्फा पार्टिकल का जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा यहां पर, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू, कहने का मतलब हाफ mv² अगर काइनेटिक एनर्जी है इसका, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? K Q1 Q2। Q1 कितना? तो हीलियम 2+ होता है, हीलियम 2+, हीलियम न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, Q1 2e। कॉपर का Q2, कॉपर का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 29 प्रोटॉन, तो यहां हो जाएगा 29 E का चार्ज, K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, हाफ हीलियम। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस, उसका मास कितना? 4 mu, 4 × 1.67 × 10 की पावर -27 किलोग्राम, मल्टीप्लाइड बाई V²। K का वैल्यू SI यूनिट में 9 × 10 की पावर 9। K क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। SI यूनिट में 9 × 10 की पावर 9 और CGS यूनिट में 1, मल्टीप्लाइड बाई 29 × 2 58 E² 1.602 × 10 की पावर -19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 की पावर -13। सॉल्व कर, V निकलेगा मीटर पर सेकंड में। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अरे तुम लोग ऐसा सवाल क्लास में नहीं किए थे क्या? है किए? डाउट कैसे आ रहा है? ये सब तो बहुत आसान सवाल है। Calculate the energy required to excite 1 liter of hydrogen gas at 1 atmosphere and 298 Kelvin to the first excited state of the atomic hydrogen। मेरा नोट्स कॉपी किए हो सब लोग? जेरॉक्स लिए हो? नोट्स में तो यह सवाल कराया हुआ है? Calculate the energy required to excite 1 liter of the hydrogen gas 1 atmosphere and 298 Kelvin। सबसे पहले हम लोग PV = nRT लगा देंगे। 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1 लीटर। N चाहिए, R का वैल्यू 0.082, टेम्परेचर 298। यहां से मिल जाएगा आपको मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। कितना आ रहा है? 0.04 मोल्स आ गया। किसका? हाइड्रोजन गैस का। अब ये हाइड्रोजन गैस को पहले तोड़ेंगे 2H में। पहले तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़कर हाइड्रोजन एटम बनाना पड़ेगा ना। हाइड्रोजन को तोड़कर 2H में लेके आए तो 0.04 मोल था। 1 मोल तोड़ने में कितना एनर्जी चाहिए? 436 बॉन्ड एनर्जी। द एनर्जी फॉर डिसोसिएशन, HH बॉन्ड को तोड़ोगे तभी तो HH एटम मिलेगा। तो यहां हो जाएगा 436 इंटू 0.04 किलो जूल। ये मान ले E1। कितने एटम्स मिलेंगे? 0.08 मोल्स। 1 मोल 2 मोल देता, 0.08 मोल्स H के एटम। अब एक एटम को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए?
एक एटम को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 13.6 इंटू 1 स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर 1/, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? n इक्वल टू 2, ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1। क्लियर? मल्टीप्लाई कर दे 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से, बन जाएगा ये जूल पर एटम। अब कितने एटम थे? 0.08 मोल। तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा? 13.6 इंटू 1/3/4, 1 - 1/4 इज 3/4 इंटू 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये जूल था, डिवाइड कर दे 10 की पावर 3 से, किलो जूल पर एटम था। अब इसमें नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई करो। 0.08 मोल अगर है तो 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, किलो जूल। टोटल आंसर इज E1 प्लस E2। ये बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी और ये इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए एनर्जी। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड इज E1 प्लस E2। 12, 13, 14, यह भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। खैर, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कोबाल्ट ऑफ द कंपाउंड, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी तुम लोग जानते नहीं हो। SCN का -1 जानते हो? कौन सा? 12 नंबर। द क्वांटम नंबर +12 and -12 for the electron spin represent rotation of electron in clockwise and anti-clockwise direction respectively. Rotation of the electron in anti-clockwise and clockwise direction respectively. Magnetic moment of the electron pointing up and down respectively. The two quantum mechanical spin state which have no classical analog. मैग्नेटिक मोमेंट तो नहीं है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट नहीं करता, कुछ भी कर सकता है, +12 इज क्लॉकवाइज। द टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग, डी। ये जब मैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा रहा था तो एक सेंटेंस में बार बार बोल रहा था कि स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो नो क्लासिकल एनालॉग मतलब वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से कोई लेना देना नहीं है। क्या आंसर दिया है? मल्टीपल तो नहीं है। डेली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं? तुम +12 को क्लॉकवाइज ही मान सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज ही मान सकते हो, तो प्रोबेबिलिटी है। तो +12 का मतलब क्लॉकवाइज होगा, गलत। +12 का मतलब हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, गलत। कुछ भी, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अप एरो डाउन एरो है ना, तुम चाहो तो डाउन एरो को ही क्लॉकवाइज मान लो। जैसे एक सवाल था 7 नंबर, 7 नंबर देख, 7 नंबर देखे तो उसमें आंसर जो होगा ए भी होगा सी भी होगा, नहीं ए और डी, ए और डी दोनों। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज मान ले, एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, सबके स्पिन सेम होने चाहिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या फर्क पड़ता है उससे? उस बॉक्स में इंटरचेंज कर दे, एक को नीचे कर दे दूसरे को ऊपर कर दे, क्या फर्क पड़ेगा? चौदह से 16 में क्या डाउट हो गया? वेर ए नॉट इज अ बोर रेडियस, इफ द रेडियल नोड इन 2s इज एट r0, देन फाइंड r0 इन टर्म्स ऑफ a0। नोड कहां पर होगा इसका? जहां पे 2 - r0 अपॉन a0 0, मतलब r0 जो होगा, यही आंसर है और क्या? जहां नोड है वहीं तो आंसर है। 17 से 19,
Find the velocity of the electron in the first Bohr orbit of radius a0. Also find the de Broglie wavelength in meter. Find the orbital angular momentum of 2p orbital of hydrogen atom in units. Find the velocity of the electron in the first Bohr orbit of the radius a0. हाइड्रोजन एटम का ही है ना, क्यों 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। क्या ए नॉट के टर्म में आंसर निकालना है क्या? ये तो मीटर में दिया हुआ है। खैर वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट में 2.1 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। फाइंड द डी ब्रूगली वेवलेंथ इन मीटर। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। डी ब्रूगली वेवलेंथ h का वैल्यू हो गया 6.625 इंटू 10 की पावर -34। और पहले ऑर्बिट में वेलोसिटी पता है, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, m इंटू v। p क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 और वेलोसिटी कितना? 2.18 इंटू 10 की पावर 6। सॉल्व करो, यही वेवलेंथ आएगा डी ब्रूगली वेवलेंथ है। 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा? एन का वैल्यू 1 ले लो तो ए नॉट के टर्म में आएगा ना। न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है ना, तो ऐसे करना है, या वहां रेडियस बिठा देना 0.529 एंगस्ट्रॉम। Find the orbital angular momentum of 2p. L into L plus 1 into h upon 2 pi. L into L plus 1 into h upon 2 pi. P का वैल्यू क्या होता है? L का वैल्यू। P का L वैल्यू 1 plus 1 2 √2 into h upon 2 pi in the units of h upon 2 pi. मतलब 1.414 into h upon 2 pi आंसर। बीस डाउट है? सॉल्व करोगे तब तो समझ में आएगा। 20 में तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। सब नहीं है। क्या बोले? 20 में सॉल्व कर रहे थे पर नहीं हुआ। Given a hydrogen atom Rn, Vn, En, Kn stands for radius, Vn potential energy, En total energy, and Kn kinetic energy in the nth orbit. Find the value of u, v, x, y. u है Vn अपॉन Kn। देख पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो Vn बाई Kn क्या होगा? Vn बाई Kn माइनस, ये तो कट गया, ए मैच करेगा Q से। है ना? टोटल एनर्जी e की पावर x 1 अपॉन Rn इज प्रोपोर्शनल टू e की पावर x। हमें पता है कि En टोटल एनर्जी माइनस ऑफ 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होता है। एक मिनट। Rn जो होता है 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड होता है। ठीक, तो En बाई Rn कर दिए, ये तो सब कांस्टेंट है। हाइड्रोजन एटम बोल दिया,
नहीं, Z। तो अगर इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? Z³ बाई N³ की पावर E क्या है? काइनेटिक एनर्जी? नहीं, Kn है काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी है ना। टोटल एनर्जी क्या आएगा? -ZE² -KZE² आएगा टोटल एनर्जी। तो हम लोग बोल सकते हैं E विल बी प्रोपोर्शनल टू Rn x1। या तो सीधे सीधे इज प्रोपोर्शनल टू 1/Rn आया ना। तो यहां पे E का वैल्यू क्या आएगा? E की पावर x है, x का वैल्यू 1। Rn इज प्रोपोर्शनल टू z की पावर y। हो जाएगा। फॉर्मूला ही तो बिठाना है और क्या करना है। 21, 22, 23 है। Assuming that Hund's rule is violated, the bond order and magnetic nature, bond order molecular orbital theory में पढ़िएगा, chemical bonding, bond order chemical bonding में। और यहां पे कोई आप बॉन्ड ऑर्डर मैंने क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन लिखोगे ना, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया तो पैरामैग्नेटिक। अभी आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग नहीं पता है। बॉन्डिंग पढ़ाया गया है क्या? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया गया है? नहीं, केमिकल बॉन्डिंग का ये टॉपिक का सवाल है। 22, 23 इंटीजर नहीं क्या, कितना? 23। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज lithium 2+ is in a spherically symmetric state 1। स्फेरिकली सिमेट्रिक मतलब s ऑर्बिटल, विथ 1 रेडियल नोड। पकड़ा गया 2s। 2s ही आंसर है और क्या। Upon absorbing a light, the ion undergoes a transition to a state 2. The state 2 has 1 radial node and its energy is equal to the ground state energy of the hydrogen atom. Upon absorbing a light, the ion undergoes transition to a state 2. State 2. The state 2 has 1 radial node, ठीक है, and its energy is equal to the ground state of the hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट में कितना एनर्जी होता? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिथियम का किसी भी स्टेट का एनर्जी कितना होगा? लिथियम का किसी भी स्टेट का एनर्जी कितना होगा? -13.6 इंटू 3² Z²। लिथियम का N²। अब कह रहा है कि स्टेट 2 जो है वो लिथियम का, जहां वो S1 से S2 गया, स्टेट 2 का एनर्जी हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट का एनर्जी के बराबर है। अरे बराबर कब होगा? जब ये दोनों बराबर होंगे। कहने का मतलब जरूर n क्या हो गया? 3 के बराबर हो गया, तभी तो बराबर हो सकता है। और कह रहा है 1 रेडियल नोड। हमें पता है कि नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या होता है? n - l - 1। ये दे रखा है 3, n का वैल्यू 3,
L minus 1 is 3. L का वैल्यू कितना आ रहा? 1 रेडियल लोड, 1. तो L का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। L का वैल्यू 1 होना चाहिए। दैट मीन्स इट शुड बी प्रेजेंट इन S1। अगर 2s है तो ये है 3p the orbital angular momentum of the state 2 is orbital angular momentum quantum number। ये कौन सा क्वांटम नंबर होता है जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देता है? L। समझ में आ रहा है? एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ही बोलते हैं। L का वैल्यू क्या है? 1। आंसर। छब्बीस, 27, 28। The kinetic energy of the electron in a second Bohr orbit of hydrogen atom. The kinetic energy of the electron in the second Bohr orbit of hydrogen atom. ये डिराइव नहीं कर पाओगे। आ नहीं रहा मतलब क्या है? mv² kZe²/r², mvr nh/2π। जैसे पढ़े हैं ना? क्या आएगा? k की वैल्यू, लेकिन a0 रेडियस के टर्म्स में लाना है ना। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू kZe²/2r। r को r के टर्म्स में रहने दो। a0 इज द फर्स्ट, a0 इज द बोर रेडियस in a second Bohr orbit. The kinetic energy of the electron in a second Bohr orbit of hydrogen atom. A0 is the Bohr radius. A0 पहले ऑर्बिट का रेडियस है कि वो सेकंड वाले का ही है? The kinetic energy of the electron in the second Bohr orbit of hydrogen atom is A0 is the Bohr radius। सेकंड का ही है ना, पहले का नहीं है, सेकंड का ही है। तो ऐसे किया सकता mv²/a0 kZe²/a0 का स्क्वायर। a0 ही रेडियस मान के चल रहे सेकंड का। तो एक a0 कट गया और दूसरा है mvr। mv इंटू a0 इज इक्वल टू nh/2π। n का वैल्यू 2 ले लिए, ये h/π के बराबर है। m² v² a0 का स्क्वायर इज h²/π²। तो v² विल बी इक्वल टू h²/m²a0² हाफ mv² is kZe²/a0 2a0। नहीं तो E भी आ रहा है ना, E तो नहीं है यहां है? यहां दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। वेरी गुड। हाफ m और m यहां पे हाफ आ गया। सिंपल, यहीं पे आंसर, ऊपर वाले का जरूरत ही नहीं। 29 30 30
The radius of a orbit of an electron in a hydrogen-like atom is 4.5 a naught, where a naught is the Bohr's radius. Its orbital angular momentum is 3h by 2 pi. It is given that h is a Planck constant, r is a Rydberg constant. The possible wavelength when the atom d excites r. सबसे पहले तो पता करके ये कौन सा शेल में है, ये ऑप्शन में नहीं है तो गलत होगा ऑप्शन। और क्या, क्यों नहीं मैच करेगा भाई? सी आ रहा है, कैसे आ रहा है सी? एम, हाँ, h बाई 2 पाई की NH बाई 2 पाई, हाँ, 2 कट गया, यहां से v का वैल्यू v निकल गया, बात तो वही है, यही आना चाहिए ना। यहां मुझे लग रहा है बोर रेडियस जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। बोर ऑर्बिट इज द फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। हम लोग इसको सेकंड, बोर ऑर्बिट इज द फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस। क्या? (0.529 n स्क्वायर बाई z, n का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1, 0.529 a नॉट के बराबर है। खैर, पहला ऑर्बिट का रेडियस है ये, तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा? तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा 0.529 इंटू n स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर, 4 इंटू 0.529, दैट इज 4 a नॉट। तो जो आया ना उसके a नॉट के बदले 4 a नॉट बैठा दे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? वो a नॉट को हम लोग सेकंड ऑर्बिट का रेडियस मान के चल रहे थे, वो गलत है। a नॉट बोर रेडियस, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। सेम वे यहां पर भी a नॉट इज अ बोर रेडियस, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 3h by 2 pi, 3h by 2 pi, that is equal to under root of L into L plus 1 into h upon 2 pi। L का वैल्यू कितना? Its orbital angular momentum is 3h upon 2 pi। L कितना आ रहा है? 3 आ सकता है क्या? अंडर रूट L into L plus 1। है 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या आएगा? √2 आएगा ना रे। 2 इंटू 2 प्लस 1 √6, 3 इंटू 3 प्लस 1 √12। The radius of the orbit of an electron in a hydrogen-like atom, हाइड्रोजन एटम नहीं है ये, hydrogen-like atom is 4.5 a naught, where a naught is the Bohr radius. Its orbital angular momentum 3h by 2 pi, (3h by 2 pi). कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, हो ना हो ये √3 हो।
A naught is the Bohr radius. 4.5 into A naught. 45 by 10 into A naught. 5 9 ja, 5 2 ja. That means it is something like that. N square by Z into A naught. 9 by 2. N का वैल्यू 3. Z का वैल्यू 2. ऐसे गेस कर सकते हैं. The possible wavelength when the atom d excites 3 से 2 आ सकता, 2 से 1 आ सकता, 3 से 1 आ सकता. Wavelength 1 upon lambda is Rydberg constant Z square 4 1 upon 1 square minus 1 upon 3 square 1 minus 1 upon 9. क्या रहा? 8 by 9. 8 by 1 minus 1 upon 9. 8 by 9. R into 4 into 8 upon 9. 32 by 9. 1 by lambda. Lambda will be equal to 9R upon 32. पहला possibility. Multiple choice हो सकता है. 3 से 2 देख लो और 2 से 1 देख लो. 2 से 1 भी आ जाएगा शायद. 1 upon lambda. R into 4 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square. 1 minus 1 by 4. 4 4 कट गया तो लैम्डा आ गया 1 upon R. ये नहीं दे रखा. और एक पॉसिबिलिटी है 3 से 2. 1 upon lambda is R into 4 1 upon 2 square minus 1 upon 3 square. 9 4 36. R into 4 36. 9 minus 4 5. Lambda can be 9 upon 5R. A और C आंसर है. 4.5 A naught से ही हम लोग गेस कर लिए कि कौन सा एटम और कौन सा एटॉमिक नंबर, क्योंकि N और Z दोनों इंटीजर ही हो सकते, कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं हो सकता. 31 एक बार 29. The work function of silver and sodium are 4.6 and 2.3 respectively. The ratio of the slope of stopping potential versus frequency plot for silver to sodium is H nu is equal to H nu naught plus work function plus kinetic energy. तो kinetic energy क्या होता? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? E into V. So E into V is equal to H nu minus of W. V will be equal to H upon E nu minus of W upon E. When we will plot the stopping potential V versus nu frequency, we will get a straight line of positive slope. Nu 09 nu naught स्लोप क्या आ रहा है? H by E, the ratio of the slope of the stopping potential versus frequency plot for 1. ये तो कांस्टेंट स्लोप है H by E. सोडियम हो या सिल्वर, उससे क्या मतलब? क्या आंसर दिया है? 1. 31. The atomic masses of helium and neon are 4 and 20 mu. The value of de Broglie wavelength of helium gas at minus 73 degrees centigrade is m times that of de Broglie wavelength of neon at 727 degrees centigrade. हीलियम गैस का 200 केल्विन पे, हीलियम गैस का
200 केल्विन पे नियन गैस का 727 प्लस 3 273 कितना 1000 केल्विन पे दोनों का डी ब्रूगली वेवलेंथ चाहिए। ये सवाल नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं पता। गैसियस स्टेट में पढ़ोगे √8 RT बाई पाई एम बिना टेम्परेचर के कैसे आंसर आ जाएगा? H/mc सी का है क्लियर है? क्या लाइट है, फोटोन है कि सी लेगा? आया जबरदस्ती, ऐसे थोड़ी लाना है। हीलियम का आपको निकालना पड़ेगा, हीलियम एटम का स्पीड, एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये सब गैसियस स्टेट है पढ़ोगे। और स्पीड आएगा तो मोमेंटम आएगा। छोड़ दीजिए इसको भी अभी। आगे आगे बैठ जा, आगे यहां से आ जाओ। हो गया डिस्कशन खत्म। मेरे पास तो 31 सवाल ही है। तुम लोग पास कितना है? 32 कितने? 37 तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना। (32) कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऐसे क्यों दे रखा है इसमें सवाल? अच्छा, मेरा और तुम्हारा शीट थोड़ा अलग अलग है। बत्तीस छोड़ दो, 32 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सवाल है। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी आता नहीं आप लोग को। 33 34 33 तो हो गया। वही सवाल है ना जो 31 है, छोड़ दे। 34 35 2s2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव। अरे यार, ये सब केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है, छोड़ दो।